बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजबरा 2 में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है जी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के मुख्तलिफ़ वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन क्या है, या किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन आप पढ़ लें कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ and v1 v2 so on vn belongs to v and alpha 1 alpha 2 so on alpha n belongs to f। यानी आपने ये कुछ वेक्टर्स ले लिए, कुछ n वेक्टर्स ले लिए और उतने ही आपने कुछ स्केलर्स ले लिए। तो फिर आप क्या करें कि इस स्केलर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और इस स्केलर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। कॉरस्पॉन्डिंग तमाम स्केलर्स को कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लें, तो जो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगी उसको हम कहेंगे कि ये लीनियर कम्बिनेशन है v1 v2 vn का। तो अगर आपके पास ये फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस का लीनियर कम्बिनेशन है तो इसे हम फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज़ कॉल्ड फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन। हम मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए कि लीनियर कम्बिनेशन क्या है, कि हम कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं, हम वेक्टर्स कंसीडर करते हैं, कुछ वेक्टर्स हम ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये वेक्टर कंसीडर करते हैं 2 4 5। हमने R3 में से एक वेक्टर ले लिया, इसको आप V का नाम दे दें, और एक और वेक्टर आप ले लें U -1 2 4। आप एक और R3 में से वेक्टर ले लें। अब आप क्या करें, दो स्केलर्स आप ले लें, दो स्केलर्स आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्केलर आप ले लें 3 ले लें, दूसरा स्केलर आप 4, यानी कोई दो आपने रियल नंबर्स ले ली और ये स्केलर हैं जो कि ये भी फील्ड है आपके पास। अब क्या करें, आप 3v + 4u आप फाइंड करें, यानी इन स्केलर्स को उन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। तो 3v आपके पास बन जाएगा 6 12 15, और 4v आपके पास जो बन जाएगा वो बनेगा -4 8 एंड 16। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 20 एंड 31। आपके पास ये 3v + 4u आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन गया, ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u एंड v बन गया। तो ये गौर करें, ये जो आपके पास इनका लीनियर कम्बिनेशन आया वो भी R3 का ही एक एलिमेंट निकला। इसको आप w का नाम दे दें। तो इसका मतलब है कि आपने ये जो वेक्टर्स लिए हैं R3 में से वेक्टर्स लिए हैं, ये दो u और v, और तीसरा वेक्टर जो w आपके पास ये वेक्टर है, इसका मतलब है कि ये जो w वेक्टर है वो लीनियर कम्बिनेशन बन गया u और v का। तो इसको मज़ीद समझने के लिए, ये तो एक आम सी एग्जांपल है, समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि सपोज़ वी वांट टू एक्सप्रेस v3 7 - 4 in R3 as a linear combination of vectors u1 u2 u3। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस v को एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो आप क्या करें, जितने आपके पास वेक्टर्स हैं उतने ही आप स्केलर्स ले लें, x y z। आपने 3 फील्ड के एलिमेंट ले लिए, स्केलर्स ले लिए। तो आप v को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स लिखना चाहते हैं, तो v = x u1 + y u2 + z u3 आपने लिख लिया। अब एक्चुअली आपने करना क्या है, इस x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हम यहाँ पे लगाएं, x y और z की वैल्यू यहाँ पे लगाएं, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन तमाम वेक्टर्स को ऐड करें तो आपके पास v आना चाहिए। तो ये वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमने v वेक्टर लिख लिया, ये x u लिख लिया। u को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स के ज़रिए भी, जो कि ये भी एक वेक्टर होता है, इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। +y × u2 की वैल्यू लगा दी, +z × u3 की वैल्यू लगा दी। अब इनको x को इससे मल्टीप्लाई किया, y को इससे मल्टीप्लाई किया और z को मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड किया, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया, सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस बन गया। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया। ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है, ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन है, और ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे।
इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक तो आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप इसको गॉस जॉर्डन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो इसी एग्जांपल में मैं जो कि इसको सॉल्व करूँगा तो साथ उनको भी एक्सप्रेस कर दूँगा। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है और एग्जिस्ट कब नहीं करता, इसको भी इस एग्जांपल के लास्ट पे हम थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप इसको कर सकते हैं, जो कि ये बेसिक क्लासेस में बीएससी में आपने पढ़ा हुआ है कि सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है, कि कब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वो इस एग्जांपल के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसकी मदद से इसको ज़ीरो कर लेते हैं। तो हमने R2 - 2R1 और R3 - 3R1 किया, जिससे आपके पास ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 और ये ज़ीरो, देखें यहाँ पे 2 - 2 ज़ीरो हो गया और 3 - 3 ज़ीरो हो गया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये ऑपरेशन करके यहाँ पे लिख लिए। अब चूँकि यहाँ पे -1 की जगह पे 1 होना चाहिए, तो हमने इस पूरी रो को R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये रो बन गई 0 1 1 -3। अब इसकी मदद से, इस 1 की मदद से आपने इसको भी ज़ीरो करना है। इस 1 को ज़ीरो करना है, उसके लिए आपने क्या किया, R3 में से R2 को माइनस कर लिया, जिससे आपके पास ये जो एलिमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। 0 0 -4 एंड -12। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि -4 से और 3 को डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे अगर गौर करें ना, जो लास्ट मैट्रिक्स था वो ये था कि 0 0 -4 -12 था। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए आपने क्या किया, इस रो 3 को आपने -4 पे डिवाइड कर दिया। जब आपने -4 पे डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पे भी 1 बन गया। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब यहाँ से भी आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आप x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे आप x y z की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, देखिए x y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने यहाँ से इसको दोबारा इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेना है। इस मैट्रिक्स को x + 2 y + 3 z = 3, y + z = -1 एंड z = 3। यहाँ से z की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y और x की वैल्यू, y और z की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस सिस्टम को हमने जिस तरह सॉल्व किया, इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि हम सिस्टम को जब एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसका जो है वो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको दोबारा इक्वेशंस में लिखने के बाद उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। जब अगर हम इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 1 है इसके ऊपर वाली ये भी वैल्यू ज़ीरो करनी है, तो इसको भी ज़ीरो हम कर लेंगे। R1 - R इसकी मदद से, इस R2 की मदद से हमने यहाँ पे ज़ीरो करना है। तो R1 - 2R2 करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 1 0 1 5, वो 0 1 1 -1 0 0 1 3। अब हमने इसकी मदद से इन दोनों को ज़ीरो करना है, तो R1 - R3 और R2 - R3 करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। अब देखें इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे ये ज़ीरो हैं और इसके ऊपर वाली और नीचे वाली भी एंट्री ज़ीरो हैं। अब हमने इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है और z की वैल्यू 3 है। अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो जब हमने इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसमें हमने x और y और z की वैल्यूज़ फाइंड की थी, तब भी x की वैल्यू 2, y की -4 और z की वैल्यू 3 आई थी, और यहाँ पे भी x की वैल्यू 2, y की -4 और z की वैल्यू 3 है। तो इस तरह हमने इस सिस्टम को सॉल्व किया। अब ये जो x, y और z की वैल्यूज़ हैं हम दोबारा क्या करेंगे, उसी जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें लगा लेंगे। v = x u1 + y u2 + g u3। अब यहाँ पर u1 की वैल्यू, u2 की वैल्यू और u3 की वैल्यू लगा ली। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, y की वैल्यू पुट कर लेंगे, z की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये हमने v को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स बना लिया है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो आपके सामने देखें ये v ही बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमने v को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स हमने एक्सप्रेस कर लिया। अब ये जो आपके पास वेक्टर्स गिवन थे u1 u2 u3, इनको हमने लीनियर कम्बिनेशन बना लिया। एज अ लीनियर
कम्बिनेशन ऑफ वी, ये कब बनाया? जब हमने इसको सॉल्व किया और इसका सिस्टम बनाया और इस सिस्टम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकला तब। अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है हम कि U1, U2 और U3 को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वी नहीं लिख सकते। अब सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए एक छोटा सा हिंट मैं आपको बता देता हूँ कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं कर। देखिए सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है? जब सिस्टम कंसिस्टेंट हो तो उस केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब आप वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालें और उसका रैंक ऑफ ए की इक्वल आए और नंबर ऑफ़ अननोन्स भी सेम हो, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब दोबारा उसी एग्जांपल पे गौर करते हैं जो हमने एग्जांपल यहाँ पे की थी। इसमें जब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स है जो इस बॉल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, ये सारा मैट्रिक्स ए है। और अगर आप इसको शामिल करके ये कॉलम ऑफ कांस्टेंट्स को शामिल करें तो ये जो मुकम्मल मैट्रिक्स बनता है, ये मैट्रिक्स आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है। अब अगर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए का रैंक इक्वल आए और नंबर ऑफ़ अननोन्स भी सेम हों। अब देखें यहाँ पर जब आपने इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पे इसका रैंक देखें, रैंक 3 है। देखें नंबर ऑफ़ अननोन्स भी 3 हैं, रैंक ऑफ़ ए भी 3 है। अगर आप यहाँ पे देखें रैंक ऑफ़ ए भी 3 है और इसको वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है। अब इसका चूँकि रैंक 3 है और ए का भी रैंक 3 है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 है, तो और नंबर ऑफ़ अननोन्स भी सेम है, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि अभी हमने लिखा है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू। इसके बाद अगर रैंक ऑफ़ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ़ ए इक्वल आएंगे और नंबर ऑफ़ अननोन्स इसमें ज़्यादा हो जाएंगे तो इस केस में जो सिस्टम है उसका जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेंगे। और इन दोनों केसेस में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। और सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सोल्यूशन एग्जिस्ट उस वक्त नहीं करता जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए इक्वल नहीं आते। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने ना सिर्फ ये सीखा कि बल्कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बल्कि हमने ये भी सीखा कि ये गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है और गॉस जॉर्डन मेथड क्या है। ये भी आप न्यूमेरिकल में आप ये कोर्स चूँकि पढ़ेंगे और ये मेथड भी पढ़ेंगे, उसमें आपको ज़रा इसकी वजह से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी।